हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं सुजीत वर्मा स्टडी अप चैनल पे आप में सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज का डे है 11। इस वीडियो का जो है 11, इससे पहले का डे 10 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, है ना। आज हम लोग करेंगे 11, जिसमें 1 से 15 तक प्रश्न को हम लोगों ने किया था। 15 नंबर प्रश्न था, ये आप देख सकते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसका राइट आंसर था 4, है ना, जिसमें 1, 2 और 3 तीनों आंसर होता है ना। इससे मैंने समझाया भी था, तो आप इसको देख सकते हैं 15 तक। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे 16 से, प्रश्न नंबर 16 से पढ़ेंगे 30 तक, क्योंकि 20-25 मिनट का वीडियो हो जाता तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस चलते 15 क्वेश्चन नहीं किए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक आग्रह और करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी बातें समझ में आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 60 नंबर प्रश्न यह कहता है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्ष संवेदना। 16 का आंसर करें आप लोग। 16 का राइट आंसर है 3, ध्वनि संवेदना। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, है ना। तो ये कौन सा संवेदना होगा? ध्वनि संवेदना। आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। संवेदना मस्तिष्क की सामान्य प्रक्रिया है जिसे प्रत्यक्षीकरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता। अर्थात अर्थहीन संवेदना का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो तो उसका क्या संवेदना होगा? कोई अस्तित्व ही नहीं होता उसका। ध्वनि के कान में उत्तेजना उत्पन्न करने के परिणाम स्वरूप कान की प्रतिक्रिया ध्वनि संवेदना कहलाती है। यह संवेदना ध्वनि तरंगों के माध्यम से कान तक पहुंचती है। अतः जब अध्ययनरत किसी छात्र को बुलाया जाता है तो वह ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ये मैं तो बताना ही भूल गया, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP है, जो सीटेट में, यूपी टेट में, उत्तराखंड टेट में, हरियाणा टेट, रांची टेट, है ना, रीट हो गया, राजस्थान टेट जिसे बोलते हैं, तो सभी में ऐसे प्रश्न ही आते हैं। तो जो भी टीचिंग्स एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। 15 सेट है, 15 क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिए। सेट बहुत सारा आएगा, 15 क्वेश्चंस का ये वीडियो है, 15 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। और आपको किसी प्रकार का हमारे वीडियो में कोई खामियां नज़र आए, आप हमें कमेंट करके बताइए। 70 नंबर प्रश्न कहता है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिए, सीटेट में या किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग कर देता है। यहाँ पे नया शब्द लाया है, पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। आप इसे जानते होंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे शब्द का बस उलट फेर है। यहाँ पे देख रहे ना शब्द किस तरह से चेंज करके किया है। जो लोग समझ रहे होंगे ठीक है, जो लोग नहीं समझ रहे होंगे उनके लिए थोड़ा कठिन लग रहा होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए 17 का। तो 17 का राइट आंसर होगा 3, 2 से 7 वर्ष। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। और पाक संक्रियात्मक का मतलब पाक संक्रियात्मक का मतलब क्या होता है, समझते हैं। पाक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे द्वारा स्थापित संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है ना। पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था लगभग 2 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है,
पाक संक्रात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष तक और अंतर्दर्शी अवधि यह 4 से 7 वर्ष तक होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अन्य 3 चरण हैं। संवेदी गतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक। अब बताइए, इसको तो आप जानते थे, लेकिन यहाँ पे शब्द का उलटफेर से फंस गए ना, तो इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप शब्दों को पकड़ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान के काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। 18 का आंसर करें तो 18 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है, बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, भविष्य की योजना की सूझबूझ का अवस्था नहीं है। तो कौन कौन है, बाकी 3 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। बाल्यावस्था में बच्चों के बौद्धिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसे आप नोट कर सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सहज प्रवृत्तियों तथा मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। दूसरा है रुचियों में विस्तार होता है। नेक्स्ट है बालकों के चिंतन का विकास होता है। नेक्स्ट समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि एवं विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत काल्पनिक भय का अंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 90 नंबर, और 90 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से कौन, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? भाषा विकास से संबंध है, बताइए। पैवलॉव, बीने, चॉम्स्की, मास्लो। तो 19 का तो जहाँ भाषा विकास से संबंध आया बस उसका एक ही आंसर होता है, और वो है 3rd नंबर, नाम चॉम्स्की साहब। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। चॉम्स्की 20वीं सदी के महान भाषा वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 7 दिसंबर 1928 को हुआ था। 7 दिसंबर 1928 को हुआ था चॉम्स्की का जन्म। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। 7 दिसंबर 1928 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के फिलाडेल्फिया में। चॉम्स्की को जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक एवं 20वीं सदी के भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। वर्ष 1955 में चॉम्स्की मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान MIT में नियुक्त हुए और वर्ष 1961 में इन्हें आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान के प्रोफेसर का पद दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो 20 का आंसर करें तो 20 का राइट आंसर होगा 2, अधिगम के प्रयास एवं भूल। E.L. थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। थॉर्नडाइक ने 1898 ईस्वी में अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। अधिगम का प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? थॉर्नडाइक साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 21 गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। 21 का आंसर करें। यदि आपको और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर आराम से कीजिए। 21 का राइट आंसर होगा 3, 10 से 8 वर्ष एवं समाजीकरण, 10 से 8 वर्ष एवं समाजीकरण।
गिरोह आयु मीन्स इसे गैंग एज भी बोलते हैं। गिरोह आयु को क्या बोलते हैं? गैंग एज। गिरोह आयु को क्या बोलते हैं? गैंग एज, जिसकी अवस्था कितना है? 8 से 10 वर्ष। यहाँ तक ठीक है। तो गिरोह आयु गैंग एज सामान्यतः 8 वर्ष के आयु वर्ग को कहा जाता है, जो बचपन से अधिक तथा किशोरावस्था से पूर्व की आयु होती है। यह बच्चों का प्राथमिक शिक्षा का दौर होता है। यह आयु बच्चों में परिवर्तन तथा रुचियों के विकास की होती है। फ्रायड ने बच्चों की इस आयु को लेटेंसी पीरियड कहा। इससे गिरोह आयु गैंग एज के अंतर्गत बच्चों की रुचि परिवार, माता पिता से बाहर अपने दोस्तों तथा साथियों की ओर होने लगती है तथा एक समान रुचि के बच्चों का समूह एक साथ रहना पसंद करने लगता है। जिस बच्चा का जो समूह रहता है उसी के साथ में उसे रुचि होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ने वाले बच्चे के साथ मन लगता है, और जो बच्चे खेलकूद में जो बच्चे खेलते कूदते हैं मीन्स प्ले करते हैं तो वो अपने खेलने वाले बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न कहता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? बताइए पियाजे का तृतीय अवस्था कौन सा है? औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूल संक्रिय अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। बताइए 22 का। तो 22 का राइट आंसर है, अब तक आप लोगों ने दे दिया होगा 3, मूर्त संक्रिय अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में विभाजित किया। इसमें तीसरी अवस्था मूर्त संक्रिय अवस्था है, जिसमें 7 से 11 वर्ष के वर्ग के बालकों को शामिल किया जाता है। यानी इस अवस्था में बालक का आयु कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया, कौन सा शामिल नहीं है पूछ रहा है। ये आंसर मत कर दीजिएगा कि कौन है, नहीं तो हो जाएगा नंबर कट जाएगा। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। एग्जाम में देखिए इन्हीं सब बातों पे ध्यान दिया जाता है। इन्हीं एक नंबर करके आप और बच्चों से आगे निकलते हैं, और यहीं पे गलती करके आप पिछड़ जाते हैं, जो सीटेट में 89 पे आके अटक जाते हैं। कोई 81 पे आके अटक जाता है, 1 नंबर के चलते फेल हो जाता है। तो चलिए 23 का राइट आंसर है 4, विषय वस्तु का स्वरूप, है ना। निम्न में से मीन्स इसमें से कौन अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है? तो विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है, अधिगम की इच्छा शामिल है, रुचि भी शामिल है, प्रेरणा भी शामिल है। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? सीखना, लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। अधिगम व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा तथा रुचि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल होता है, क्योंकि आपकी जब इच्छा रहेगी तभी आप किसी काम को कर सकते हैं, आपको काम करने में मन भी लगेगा। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप बेमन से करते हैं तो वो काम भी अच्छा से नहीं होता है, और हो सके तो आप उसमें सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है प्रेरणा। जब आप प्रेरित रहते हैं उस काम से तो आप बहुत जल्दी करते हैं, बहुत सटीक से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, और रुचि रहती है तो मन लगा के आप काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो 24 का आंसर करें। 24 का राइट आंसर है फर्स्ट, सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सहायतापरक व्यवहार। प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, मूल प्रवृत्ति नहीं है, आक्रामकता की आवश्यकता नहीं है, है ना। सहायतापरक व्यवहार, किसी को आप सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे तो वो ना सोशल होता है। चलिए, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को संकट की परिस्थिति में उलझा हुआ देखता है तो उसमें सहायतापरक व्यवहार करने की इच्छा उत्पन्न होती है।
मनोवैज्ञानिक समाज जीवन विज्ञान के प्रभाव में सहायतापरक व्यवहार को जैविक संरचना का परिणाम मानते हैं, है ना। सहायता व्यवहार जो है सोशल, वो जैविक संरचना का परिणाम मानते हैं मनोवैज्ञानिक। सहायतापरक व्यवहार सामाजिक मूल्य की प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है। आप ऐसे समाज में रहेंगे जो प्रतिनिधित्व करता है तो भी आप सामाजिक सोशल बन पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 25, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? स्वतः शोध का, एल्गोरिदम का, मानसिक वृत्ति का, प्रकार्यात्मक स्थिरता का। बताइए। 25 का आंसर करें। 25 का आंसर मैं बताता हूँ, आपको और टाइम चाहिए और वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर दे सकते हैं। तो 25 का राइट आंसर है फर्स्ट, स्वतः शोध। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। स्वतः शोध अन्वेषण विधि के अंतर्गत प्रशिक्षण में छात्रों द्वारा स्वयं ही समस्याओं के बारे में निर्णय लिया जाता है। स्वतः शोध विधि में पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण का अपना विशेष महत्व होता है। स्वतः शोध अन्वेषण द्वारा प्रशिक्षित समूह के निष्पादन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? स्किनर ने, रॉस ने, एबिंगहास ने, एम.एल. बिग्गी ने। बताइए। तो 26 का राइट आंसर है 3, एबिंगहास ने बोला। एबिंगहास ने सीखने के लिए सक्रिय विधि को अधिक उपयोगी बताया, है ना। सीखने के लिए सक्रिय विधि, सीखने के लिए कौन सा विधि? सक्रिय विधि को अधिक उपयोगी बताया, क्योंकि आप जब एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे तब भी वो सीख पाएंगे। इसके लिए ये सीखने के वक्त अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करने को अधिक प्रभावी मानते हैं। एबिंगहास तथा उनके साथियों ने मिलकर इस विधि के संबंध में प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि निष्क्रिय विधि की अपेक्षा सक्रिय विधि अधिक लाभदायक है। सक्रिय विधि द्वारा प्रयोज्य यह ज्ञात कर सकता है कि उसे कितना याद हुआ, जिसके कारण प्रयोज्य की इच्छा निरंतर बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 27 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो 27 का आंसर करें। तो थॉर्नडाइक के द्वारा अभ्यास का नियम दिया गया था, प्रभाव का नियम भी दिया गया था, तत्परता का नियम भी दिया गया था। तो दिया गया कौन नहीं था? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम नहीं दिया गया था। जहाँ पे पूछ रहा है नहीं में, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, के अनुसार यह कहा गया कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब सामने एक विशेष समिति या उद्दीपक होता है जो इसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इनका प्रयोग प्रायः बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर किया गया, जिसमें अभ्यास, तत्परता तथा प्रभाव का नियम शामिल किया गया। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम अधिगम के प्रारंभिक नियमों में शामिल नहीं है। समझ गए इस? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 28, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क पर, व्यवहार पर, चिंतन पर, अभिप्रेरणा पर। 28 का आंसर करें। तो 28 का राइट आंसर है 2, व्यवहार पर, है ना। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूस के मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा वर्ष 1904 में किया गया। पावलोव जो वैज्ञानिक थे वो किस पे प्रयोग किए थे, है ना। तो पावलोव जो थे वो डॉग पे प्रयोग किए थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रूस के वैज्ञानिक थे, है ना। पीडीआर पावलोव डॉग पे प्रयोग किए थे, रूस के वैज्ञानिक थे।
आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, अपना भी ट्रिक बना सकते हैं, है ना। 1904 में किया था। कब किया था? 1904 में। PDR 1904, है ना। पी से पावलोव, डी से डॉग, आर से रूस। वो पावलोव जो थे वो डॉग पे प्रयोग किए थे, वो रूस के रहने वाले थे, 1904 में किए थे। ठीक है, आगे आते हैं। इनके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलोव ने प्रयोग द्वारा यह बताया है कि संबंध सहज क्रिया के सिद्धांत का संबंध शरीर विज्ञान से है। इसके मानने वाले विशेष रूप से व्यवहारवादी हैं। उनका कहना है कि सीखना एक प्रकार से उद्दीपक प्रतिक्रिया। सीखना क्या है? एक उद्दीपक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 29 नंबर प्रश्न कहता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, सिद्ध अनुबंधन। तो 29 का आंसर करें। 29 का राइट आंसर है 2, नैमित्तिक अनुबंधन। क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, अब चलिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत का प्रतिपादित किसने किया था? B.F. स्किनर। इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह उद्दीपन अनुक्रिया, है ना, पर आधारित एक जीवन सिद्धांत है जिसमें व्यवहार के परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। पहले क्या आता है इसमें? उद्दीपन, फिर आता है अनुक्रिया, है ना। पहले एस आता है, फिर आर आता है, स्टिमुलस आता है, फिर उसका आता है, ठीक है, एस आर। और पावलोव का क्या था? आर एस। तो स्किनर का क्या है? ये एस पहले आता तो एस स्किनर का है ना, एस आर स्टिमुलस, और आर से प्रतिक्रिया, आर से इसका मैं भूल रहा हूँ क्या होता है। एस से स्टिमुलस होता है, आर से अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बाद में से फिर बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। बताइए। तो 30 का आंसर कीजिए। 30 का राइट आंसर है फर्स्ट, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक है, आइए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। प्रश्न में दिया गया विकल्प फर्स्ट, अधिगम की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा था? अधिगम की विशेषता नहीं है, तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये इसका विशेषता नहीं है। बाकी 7 विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं, आइए इसे जानते हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, इस सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। विशेषताओं को हम निम्न रूप में देख सकते हैं, है ना। जो विशेषता, आइए देखते हैं। अधिगम लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। 15 या 30 क्वेश्चन लेके फिर आएंगे और इसी तरह से 15-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे, आपका नंबर अच्छा आएगा। तो आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे चैनल को पसंद करते हैं।